और बैठे हुए हैं, बातचीत की शुरुआत कर देते हैं। पीटीसी इंडिया के सीएमडी साहब, डॉक्टर साहब पहले स्क्रीन पे जरा प्लीज रिजल्ट्स रख दीजिएगा साथ साथ। खैर नतीजा आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं। मुनाफे में आप लोगों ने नोटिस कर रहा होगा Q4 के एक मल्टीफोल्ड जंप 91 करोड़ से बढ़ के 379 करोड़। पर इसमें जैसे अपन ने चैनल पे बता रखा था, डाइवेस्ट करा गया था पीटीसी एनर्जी का स्टेक ओएनजीसी ग्रीन को। मनोज सर, पहले तो इसका गणित समझना था। ये जो डाइवेस्टमेंट हुआ पीटीसी एनर्जी का, जो आपकी रिन्यूएबल आर्म था, 1175 करोड़ रुपए के कुल प्रोसीड्स आने थे। उसमें वन टाइम गेन मेरे ख्याल से 457 करोड़ रुपीस आपने ईयरमार्क करा था। तो अगर उसे एडजस्ट करूं तो फिर एडजस्टेड पैट माइनस में, मतलब इस बार लॉस करा है क्या हमने 85 करोड़ रुपए का? उस वन टाइम को हटा दूं तो ऐसा है क्या? नो, इट इज नॉट लाइक दैट। यदि मेरे ईपीसी के बारे में बात करें तो मेरे पास में 13 टोटल जो है 28 रुपए 88 पैसे का मेरा अर्निंग पर शेयर है इस बार का, यदि हम वन टाइम गेन को जोड़ लेते हैं। इसके अंदर में यदि वन टाइम गेन के जो आपने 480 या 521 करोड़ रुपीस जो है बिफोर टैक्स को हटा लिया जाए तो 13 रुपए 43 पैसे जो है मेरा अर्निंग पर शेयर रहा है। और अर्निंग पर शेयर जो है पिछले साल की तुलना में यदि करें तो 12 रुपए 47 पैसे पिछले साल का था। तो दैट मीन्स करीब 7% की ग्रोथ है। तो टेक्निकली इवन आफ्टर हाँ, एडजस्टमेंट अपन ने मुनाफा ही पोस्ट करा है ना? यस यस, नंबर वन तो एक मुनाफा पोस्ट किया है। दूसरा ये है कि मैं जो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स हैं वो भी 11% से ग्रो किए हैं पूरे साल में। वो मैं और 11% से मेरा पूरे मार्जिन भी FY25 के लिए ना। वो मैं सिर्फ Q4 का एडजस्टमेंट देख रहा था। हाँ, साल भर में तो फिर मुनाफा आया है, वो तो मैंने देखा। ठीक है। अच्छा, ये डाइवेस्टमेंट जो हुआ है, ये पार्ट ऑफ कंपनी का वो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एफर्ट्स जो थे जी, और स्ट्रीट इस बात से खुश है कि कैपिटल एलोकेशन के जो रिस्क हैं इस एफर्ट्स के चलते रिड्यूस हो रहे हैं, वो अच्छी बात। ये क्या और कुछ नॉन कोर आप लोगों ने आइडेंटिफाई करा है? ये इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एफर्ट्स क्या एक ऑन गोइंग एक्सरसाइज है क्या? डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एफर्ट एक ऑनगोइंग एक्सरसाइज है। वाइल वी विल हम लोग नए नए जो इन्वेस्टमेंट्स हम लोग को चेंजिंग टाइम्स के पर्सपेक्टिव को सामने रखते हुए देखना है, तो हम लोग नए इन्वेस्टमेंट्स भी करेंगे। और पुराने जो इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं यदि उनमें हमको ऐसा लगता है कि स्ट्रेटेजिकली नाउ इट इज बेस्ट टाइम टू क्विट, तो उनके बारे में भी कुछ समय पे विचार करेंगे। फिलहाल हमारे पास में दो तो बड़े स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है ही। एक है हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज और दूसरा है पीटीसी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। मैं तो वहीं आने वाला था, दोनों पे आऊंगा मैं। जी जी, तो कंपनी की दो सब्सिडरीज अनलिस्टेड थी, पीटीसी एनर्जी आपने बेच दी। लिस्टेड है पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज, जहां पे आपका मेजॉरिटी बढ़िया 65% के आसपास का हिस्सा है। जी। तो इवेंचुअली वहां पे वैल्यू अनलॉकिंग की एक्सरसाइज हो रही होगी। अब इसके अंदर में जो है फिलहाल इसका एक बार डिवेस्टमेंट एक्सरसाइज पीटीसी के बोर्ड ने शुरू किया था। फिर उसके बाद में कुछ स्ट्रेटेजिक कारणों से उसके ऊपर में रोक लगाई गई थी। हम टाइम टू टाइम इस मार्केट को इवेल्युएट करते रहते हैं और जब भी हमको लगेगा कि एक अप्रोप्रिएट टाइम है तो इसके डिवेस्टमेंट के बारे में पीटीसी बोर्ड के पास में अप्रूवल के लिए फिर से जाएंगे। अच्छा, दूसरी जो आपने बात छेड़ी, अच्छा उसमें पहले आता हूं। कंपनी ने को प्रमोट करी थी भारत की पहली इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज IEX। मेरे ख्याल से अब तो वहां पे आपका कोई स्टेक नहीं है, वो क्लैरिफाई करोगे सर? और दूसरा, उसके बाद आपने स्पॉन्सर करा था हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज को, HPX को। FY23 में ऑपरेशन कमेंस हुए थे, शायद लास्ट क्वार्टर में सटल हिंट्स थे कि ब्रेक इवन की कगार पे आके खड़ा हो रहा है। तो हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज कैसा परफॉर्म कर रहा है सर? एक्चुअली हमारे ओवरऑल पोर्टफोलियो के अंदर में इसका कंट्रीब्यूशन तो बहुत ही छोटा है, नंबर वन। नंबर टू, यहाँ पे अभी हम लोग की इक्विटी जो है सिर्फ 22% है। इसके को प्रमोटर जो है आईसीआईसीआई बैंक है और साथ में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी है। अब इस एक्सचेंज के साथ में जो एक बड़ा स्ट्रेटेजिक कहना चाहिए डिसीजन है वो इस बात पे हिंज करता है कि एक्सचेंज में मार्केट कपलिंग, जिसके बारे में पिछले 1.5 से 2 साल से पॉलिसी सर्कल्स में डिस्कशन हो रहा है, वो मार्केट कपलिंग हो पाती है या नहीं। अनलेस एंड अनटिल वो मार्केट कपलिंग हो पाए, इस एक्सचेंज के अंदर में कलेक्टिव सेगमेंट के जो वॉल्यूम है, जो आरटीएम है या जो डैम है, वो वॉल्यूम्स जो है वो किसी और एक्सचेंज के ऊपर में आ नहीं सकते हैं। और प्रिडोमिनेटली वो सारे वॉल्यूम्स जो आईएएस के ऊपर में सेंटर्ड हैं। तो यदि इन तो नियर वो फ्यूचर ऐसी कोई मार्केट कपलिंग डेवलपमेंट को हो। लेकर अपडेट्स क्या है? वो डिस्कशन तो होता है।
अभी कहाँ क्या प्रोग्रेस है सर उसकी? उसके ऊपर मैं मतलब जो लास्ट आई नो इसकी गवर्नमेंट ने दिया था इस काम को, जो ग्रिड ऑपरेटर हैं इसके टेक्निकली इसकी फिजिबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए, और वो एक्सरसाइज जो है वो ग्रिड इंडिया ने की है। रिपोर्ट जो है वो अंडर कंसिडरेशन में है गवर्नमेंट के और रेगुलेटर के। बियॉन्ड दैट तो इट इज बेटर कि दिस क्वेश्चन में बी एड्रेस टू द पॉलिसी मेकिंग सर्कल्स। हाँ, तो मतलब बेसिकली मार्केट कपलिंग की अगर शुरुआत हुई तो हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज को धंधा बढ़ता हुआ नजर आएगा। शायद आईईएक्स का जो डोमिनेंट मार्केट शेयर है उसको फिर धीरे धीरे करके चैलेंज किया जा सकता है। यस, तो मार्केट कपलिंग इंतजार रहेगा तब तक। तो ये ब्रेक इवन अभी नहीं पहुंचा है ना? लास्ट क्वार्टर में जो चर्चा चली हुई, ब्रेक इवन हो चुका है। कलेक्टिव सेगमेंट में जो थे वो वॉल्यूम्स तो नहीं है, लेकिन जो टर्म एड मार्केट है उसके अंदर में इसके पास में एक रीजनेबल शेयर है और ब्रेक इवन हो चुका है। एक्सचेंज इज नॉट मेकिंग लॉसेस। हाँ ओके। अब क्योंकि वो असल में बात छिड़ी प्रॉफिटेबिलिटी से, तो मैंने कहा पहले नॉन कोर और ये सारी एक्सरसाइज पे चर्चा कर लेता हूं। अब आता हूं धंधे पे, जो आपने बात छिड़ी थी। सही कह रहे हो आप, FY25 में ट्रेडिंग वॉल्यूम 10.5% साल दर साल बढ़े। जी, Q4 में 5.5% साल दर साल का ट्रेडिंग वॉल्यूम से इजाफा है, पर फिर रेवेन्यूज 14% गिरे। ऐसा क्यों? क्या रियलाइजेशंस पे असर, कोर ट्रेडिंग मार्जिन्स पे दबाव था क्या इस क्वार्टर में? इस क्वार्टर के अंदर में कोर ट्रेडिंग मार्जिन्स पे तो कोई दबाव नहीं था। ट्रेडिंग मार्जिन्स में तो फिर ग्रोथ व्हाट ही हुई है। एक्सप्लेन्स की वॉल्यूम बढ़ रहा था और रेवेन्यू गिरा? हाँ, रेवेन्यू के अंदर में जो छोटी सी कमी आपको दिख रही है, बेसिकली दैट इज आल्सो ए गुड थिंग नॉट ए बैड थिंग इन दिस सेंस कि रेवेन्यू का एक हिस्सा हमारा होता है सरचार्ज से होने वाली इनकम। अब सरचार्ज से होने वाली इनकम हाई तब होगी जब हमारा जो है हमारे जिन भी एंटिटीज को हमने पावर सेल की है उनसे हमारी जो आउटस्टैंडिंग है वो लेनदारियां वो बढ़ जाएं। तो जब हमारी आउटस्टैंडिंग और लेनदारियां कम होती है तो सरचार्ज की इनकम ऑब्वियसली थोड़ी कम हो जाती है। तो यहाँ मैं सिर्फ ये अश्योर करना चाह रहा हूँ कि हमारा जो कोर ट्रेडिंग मार्जिन है वो तो बड़ा ही है। इस पर्टिकुलर क्वार्टर में हम लोगों ने काफी काम किया था हमारी रिकवरीज के ऊपर में। तो ऑब्वियसली जब रिकवरीज जो है वो कम हुई और रियलाइजेशन कैश में हो गया आउटस्टैंडिंग्स का, तो उनसे होने वाली सरचार्ज की इनकम में थोड़ी कमी आई है। बट ये तो एक ट्रांजिएंट चीज है। हमारा प्रयास ये रहता है कि जो आउटस्टैंडिंग्स हैं उनको एक बैलेंस तरीके से मेंटेन करते हुए चला जाए। अच्छा एक बात बताओ आप, ये अपना होता है शॉर्ट टर्म वॉल्यूम्स, लॉन्ग टर्म वॉल्यूम्स, दोनों में मार्जिन प्रोफाइलिंग में क्या फर्क रहता है? क्योंकि शॉर्ट टर्म वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं। Q3 में कुल रेवेन्यूज का 63% था, Q4 में बढ़ के वो मेरे ख्याल से 66% के आसपास आके खड़ा हुआ है। तो ये अगर शॉर्ट टर्म पार्ट ऑफ द बिजनेस बढ़ रहा है तो उससे वॉल्यूम मार्जिन्स पे ज्यादा दबाव पड़ता है क्या? ऐसा है क्या? डेफिनेटली लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट 25-25 साल के लिए होते हैं, उनमें एक रिस्क प्रोफाइल डिफरेंट होता है, और चूंकि रिस्क प्रोफाइल डिफरेंट होता है तो मार्जिन भी जो है उन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर में कम मार्जिन पे इट वी कैन नॉट अफोर्ड टू वर्क। तो डेफिनेटली वहां पे मार्जिन जो है वो शॉर्ट टर्म की तुलना में ज्यादा होते हैं। दैट इज ऑल ए पार्ट ऑफ द बिजनेस स्ट्रेटेजी। मार्केट में जो ग्रोथ हो रही है वो शॉर्ट टर्म के अंदर में ज्यादा हो रही है। लॉन्ग टर्म के अंदर में जो हमारे एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स है वो जारी हैं, लेकिन नया जो पॉलिसी रिजीम है उसमें लॉन्ग टर्म ट्रेड्स के लिए नाउ जो है ट्रेडर्स अलाउड नहीं है। तो नए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते नहीं है। ऑब्वियसली सारी ग्रोथ जो हो रही है वो शॉर्ट टर्म से हो रही है। अच्छा, अपन ने रिन्यूएबल आर्म को बेचा, पर अपना आइडिया था कि वैल्यू एडेड सर्विसेज को एक्सपैंड करेंगे। अपना आइडिया था कि इमर्जिंग एरियाज जैसे ग्रीन हाइड्रोजन हुआ, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स हुए, इसमें अपन ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ कोलैबोरेट करेंगे। क्या प्रोग्रेस है इन सब डेवलपमेंट्स की? मल्टीपल वेंडर्स और पूरा एक जो इकोसिस्टम है जो इसमें ऑपरेट करता है, जिसमें कुछ ईपीसी कंपनियां हैं, कुछ ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, और साथ में जो दूसरे और भी रेगुलेटर्स हैं। हम लोग का एक इंटेंसिव एंगेजमेंट और रेगुलर डिस्कशंस इन लोग के साथ में जारी रहता है। करेंटली यदि हम बैटरी मार्केट को देखें तो हमको ये सेंस आता है कि प्योर प्ले ट्रेडर जब तक कि इसमें वायबिलिटी गैप फंडिंग ना मिल पाए अभी जो है ये वायबल नहीं है प्योर प्ले के बेसिस पे वायबिलिटी गैप फंडिंग के बिना। बट हम अनाउंसमेंट आए उस तरह के कोई, तब तक कोई मतलब नहीं इस धंधे में करने का। तो करेंट एक चीज इंटरेस्टिंग थी, अब वो पता नहीं जावर सर, जब प्रेजेंटेशन देख रहा था तो आपने क्रॉस बॉर्डर इनिशिएटिव्स हर बार मेंशन करते हो, इस बार भी करा। प्रेजेंटेशन में नेपाल भूटान के अपडेट्स हैं, बांग्लादेश को अवॉइड करा या कोई अपडेट नहीं थे?
बांग्लादेश के साथ हमारी रिलेशनशिप स्टेबल है, अच्छी बनी हुई है, और बेसिकली तो आई एम हैप्पी। मुझे लगा इस बीच में जो आपने दिक्कतें चल रही है आपने अवॉइड करा, बोला हटाओ इसको हाँ, प्रेजेंटेशन से। उसके उसके बावजूद भी उसका कारण ये है कि हमारा शुरू में बांग्लादेश के प्रति पावर का आउटस्टैंडिंग काफी बढ़ गया था, लेकिन अभी हाँ, मैनेजेबल लेवल पे आ गया है। और ये भी एक रीजन है कि हमारी सरचार्ज की इनकम कम हुई है, क्योंकि बांग्लादेश से भी हम लोग ने हम इसमें सफल रहे कि हमारा जो आउटस्टैंडिंग तो है वो फिर ज्यादा ना बढ़े। वो सर बांग्लादेश का नाम मेंशन क्यों नहीं करा इस बार? इस बार अच्छा नहीं लग रहा था ना मेंशन करना, कोई इसलिए डेलिब्रेट रीजन नहीं, कोई डेलिब्रेट रीजन नहीं है। बांग्लादेश के साथ हमारी रिलेशनशिप स्टेबल है, मेंटेन्ड है। वो पता नहीं इस बार स्टैंड आउट कर रहा था कि बाकी दोनों का मेंशन करा, बांग्लादेश का जिक्र ही नहीं था। अच्छा, जाते जाते झावर सर, FY26 जिस नए फाइनेंशियल ईयर में आके अपन खड़े हुए हैं, किस तरह का ग्रोथ मोमेंटम, किस तरह का मार्जिन आउटलुक नजर आ रहा है? क्या छोड़ के जाओगे आउटलुक के तौर पे हमारे? 100% ऐसा लगता है कि कंट्री के अंदर में पावर की डिमांड जो है 6 से 7% जो है वो ग्रो होगी। और इसका मतलब ये भी है इसी के साथ में कि चूंकि सोलर की कैपेसिटीज जो है वो बहुत तेजी से मार्केट में बढ़ती जा रही है, तो बिकॉज ऑफ दैट जो है वो मार्जिन पे, मतलब जो पावर के प्राइजेस हैं वो सबड्यूड रहेंगे। और जब पावर के प्राइजेस सबड्यूड रहते हैं, या कहना चाहिए कि एक रेंज बाउंड ट्रेजेक्टरी में रहते हैं, तो इट इज ए गुड फॉर ट्रेडर। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है हम लोग टारगेट करेंगे कि अगले साल भी 10% कम से कम ग्रोथ लेके आए, जो इस बार हम लेके परफेक्ट। आए हैं। Yes, 11% तो का रिपीट हमारा हो रहा volume हूँ 25 का परफॉर्मेंस FY26 में वॉल्यूम्स के फ्रंट पे। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। थैंक यू।